अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्याम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान कहानी की अगली लेक्चर के साथ हाजिर हैं। सजेशन में पाकिस्तान कहानी की प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। पिछली एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखी तो एक दफ़ा ज़रूर देख लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी के बगैर कोई भी डिसिप्लिन उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है ये तो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि इसको समझने के लिए आपको पूरा एक वो शिमला से लेके तमाम डेवलपमेंट्स को समझना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मेरे चैनल से बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है वो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। ये सजेशन में अभी आपको इंग्लिश ऐसे का भी मेंशन जो है वो नज़र आ रहा होगा, और इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इस चैनल से आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपलोड हो रहे हैं, कुछ और भी अपलोड होते जाएंगे। और इसी तरह सजेशन में इस वीडियो में आपको उन तमाम की सजेशन मिलती जाएगी। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कम्युनल अवार्ड एक ऐसे गले की हड्डी थी कांग्रेस के लिए कि जिसको ना वो उगल सकती थी ना वो जिसको निगल सकती थी। तो ये क्या बात हुई जी? जनाब, कम्युनल अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अनटचेबल्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट कर दिए गए। अछूत दलित, ये तो अच्छी बात नहीं। तो कांग्रेस को इससे क्या इतराज? कांग्रेस तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इससे क्या कोई इशू है? बहुत बड़ा इशू है। अगर कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है कम्युनल अवार्ड को, अभी हम सिर्फ अनटचेबल्स पे बात करें, अभी बाकी भी बात करनी है। अगर कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका मतलब है कि कम्युनल अवार्ड से पहले पहले अनटचेबल्स, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन इंडिया में थी, जिसको ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट देके इंश्योर कर दिया। अब ऐसा तो कांग्रेस नहीं चाहेगी ना कि ऐसा हो। कांग्रेस तो हमेशा क्लेम करती कि एक नेशन, ये जो अलग-अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं ये नहीं होने चाहिए। और अगर कांग्रेस इसको रिजेक्ट करती तो इसका मतलब है कि अनटचेबल्स जो थोड़ा बहुत जिन्ना के साथ वर्किंग रिलेशन में थे, और जनाब डॉक्टर अंबेडकर और जिन्ना की बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थी, तो अनटचेबल्स के लीडर और ओवरऑल अनटचेबल्स और फिर मुस्लिम लीग भी और बाकी पार्टीज भी जो है वो आग लगाएंगी कि देखा अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहे थे और कांग्रेस जो है वो राजी नहीं है, ये वन पार्टी सिस्टम बनाना चाहती है इंडिया में। और कांग्रेस फंस गई, ना एक्सेप्ट कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती। रिजेक्ट करेंगे तो अनटचेबल्स जो पहले थोड़े बहुत नाराज है वो और नाराज हो जाएंगे। ऐसी सूरत में पॉलिटिकल लीडरशिप जो ना कभी ना जो उसको राइट का रास्ता मिल रहा हो ना उसको लेफ्ट का रास्ता मिल रहा हो, तो फिर सियासी लीडरशिप क्या करती है? तो सियासी लीडरशिप की आप तारीख उठा के देख लें, किसी भी लीडरशिप की, लीडरशिप के पास दो ही ऑप्शन है। एक, या तो किसी वाक्य का बहाना बना के अपनी मूवमेंट से पीछे हट जाओ, अपने स्टांस से पीछे हट जाओ। जैसे कि खिलाफत मूवमेंट में चोरा चोरी का वाक्य, छोटा सा वाक्य था, उसकी आड़ बना के गांधी जी ने पीछे हट के, क्योंकि नजर आ रहा था कि अब तो ये फ्लॉप होगी। हमारी तारीख में भी ऐसा कई दफा हुआ, बड़ी बड़ी मूवमेंट चली, बड़े बड़े धरने चले, और नजर आ रहा था कि अब तो कामयाबी तो मिलनी को नहीं, तो क्या करें, तो कोई और वाकया हो गया उसकी आड़ में कि जी ये देखें जी ये हो गया तो हम अब इसको खत्म कर रहे हैं। ऐसा कई दफा हुआ। तो लीडरशिप के पास एक ऑप्शन तो ये होता है कि किसी वाक्य का बहाना बना के उसके पतली गली से निकल जाओ, या लीडरशिप कहती नहीं मैंने किसी पतली गली से नहीं निकलना, अब इस पे जनाब डू और डाई है। तो ऐसी लीडरशिप फिर कर लेती है भूख हड़ताल। जी जनाब, गांधी जी ने अनटचेबल्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे और ओवरऑल कम्युनल अवार्ड पे जनाब कर दी भूख हड़ताल, तादमे मर्ग, आग लग गई इंडिया में। गांधी जी पूना में हाउस अरेस्ट सिस्टम, भूख हड़ताल, लो जी मर गए जी। लो जी, अब आप फील करें कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं,
आपके ये जो हालात हैं कि जिस तरह 1905 में मुसलमानों को पार्टीशन ऑफ बंगाल से अलग सूबा मिल गया तो बंगाल के हिंदू, बंगाल की बाकी कम्युनिटीज़ और फिर ओवरऑल कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ हो गई। इसी तरह इस फेज़ में 1932 में मेन स्ट्रीम आपके हिंदूज जो हैं और कांग्रेस अनटचेबल्स के खिलाफ होगी, उनकी जानो माल को ख़तरा और प्रॉब्लम होना शुरू हो गए। तो ऐसी नाजुक सूरत हाल में गांधी जी को मनाना भी तो है ना। तो गांधी जी फिर कैसे मनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर और बाकी लीडरशिप जो अनटचेबल्स की थी उनको लेके गए पूना, उन्होंने वहाँ पे जाके सुलह सफाई की, उन्होंने कहा बापू खा ले यार, तेरी मेहरबानी, कुछ भूख हड़ताल ना कर, हम अनटचेबल्स हम तुम्हारे साथ ही हैं, हम कोई हिंदुओं में तकसीम नहीं होने देंगे। और यूँ अनटचेबल्स ने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट जो ऑफिशियली ब्रिटिश ने देना था, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, हम एक ही कम्युनिटी हैं। और यूं भूख हड़ताल गांधी जी ने ख़त्म की। अच्छा, अब इसको बड़े नैरो सेंस में जो हमारे फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन वो कहते हैं देखो जी ये तो हिंदुओं के लिए, हिंदू टूट रहे थे आपस में तो गांधी को ये याद आ गया, जो है वो हम भी तो बड़ी जज्बाती किस्म की तारीख लिख देते हैं ना। गांधी का पर्सपेक्टिव हो रहा है, आपके पर्सपेक्टिव से उसका इख्तलाफ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको जो है वो कंडेम करें, गालियाँ दें। अब सियासत है, हर एक का अपना अपना अंदाज है। गांधी का ये ख्याल था कि तमाम इंडिया यूनाइटेड इंडिया जी, एक तमाम कौम एक कौम, ये अलहदा से मुसलमान जो है वो अलहदा से ये सिख और अलहदा से अब अनटचेबल, तो ये नहीं होना चाहिए यार। जो हो गए हैं उनको तो चलो अब बाद में देखेंगे, जो हो रहे हैं उनको तो रोको, उसका अपना पर्सपेक्टिव है। याद रहे, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आप अपने पर्सपेक्टिव पे डटे रहें लेकिन दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट दें। खैर, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये कम्युनल अवार्ड और उसके ये सारी कहानी हो गई। इसमें हमें क्या मिला? हमें मिला कम्युनल अवार्ड में सिंध को बॉम्बे से अलहदा करने की बात हो गई। हमारी बात थी ना, जिन्ना साहब की डिमांड थी, पुराने लेक्चर उठा के देख लें। रिफॉर्म्स इन NWFP ओके जी करेंगे। 33% रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर मांगी थी ना दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में भी, 14 पॉइंट्स में भी याद कर लें, वो भी मान ली। सो हमें भी फायदा हुआ। वेटेज फार्मूला याद है, वेटेज फार्मूला मनोवन 14 पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है, मनोवन लखनऊ पैक्ट में भी जिन्होंने डलवाया था। माइनॉरिटीज ऑफ अ प्रोविंस विल गेट मोर सीट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। वेटेज फार्मूला पूरे इंडिया पे वेटेज फार्मूला अप्लाई हुआ। अब कम्युनल वार्ड में जिस तरह बात ये दम थी कि भाई ये सीटों का मसला भी इनका हल कर दो, तो हल हुआ मसला। अच्छा जी, याद रहे जो सीटें अंग्रेजों ने कम्युनल वार्ड में सेट कर दी सूबों में, इतनी टोटल सीट्स होंगी, इतनी मुस्लिम्स की होंगी, इतनी सिखों की होंगी, इतनी फलाने की होंगी, इतनी फलाने की होंगी, इतनी जनरल सीट्स होंगी, वो 47 तक लगभग उतनी चलती है, लगभग तकरीबन सारे सूबों में, सेंटर में। तो कम्युनल वार्ड है तो फिर एक बड़ी डेवलपमेंट। लेकिन फिर इसको जो रवीनिस्ट जो है ना वो हट के जरा देखते हैं, वो देखते हैं कि कम्युनल वार्ड के जरिए ब्रिटिश ने अभी तक जो 1932 तक की जो सियासत है इंडिया की, वो यही सियासत है, तेरी कितनी सीटें मेरी कितनी सीटें, आज़ादी आज़ादी तो कांग्रेस को चाहिए ही नहीं जी। ये तो हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी बात। इनको तो जो सीटों का मसले हैं, दूसरों की सीटों से मसले हैं, मुस्लिम्स को अपनी सीटों के मसले हैं, सिखों को अपनी सीटों के मसले हैं। तो बाकी कम्युनिटीज ज़ाहिर है, हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान का केस जस्टिफाई कर रहे हैं, हमने तो उसको देखना है कि कम्युनल वार्ड में मुस्लिम प्रोविंसेस जो थे हमारे, उसमें हमारी कितनी कितनी सीटें थी, तो वो पता होना जरूरी है। सिंध अलहदा सूबा बनेगा, सिंध की होंगी 60 सीटें, 60 में से 34 होंगी मुस्लिम्स की सीट्स। याद रहे, मुस्लिम्स की सीट, मुस्लिम लीग की नहीं। हम बहुत पहले ये बात करके आ चुके हैं कि जिना की सियासत मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए है, जिना की सियासत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की को चमकाने के लिए नहीं। तो जनाब सिंध में होंगी 60 सीट, 60 में से 34 होंगी मुस्लिम। NWFP सूबा बनेगा जी, रिफॉर्म्स होंगी, उसकी होंगी 50 में से 36 होंगी मुस्लिम। पंजाब की सीटें होंगी 175 टोटल। अब 175 सीटें पंजाब की, तो मुस्लिम्स की कितनी? 86। ना 86 अब ये कम है, आबादी से कम है, लेकिन ब्रिटिश फार्मूला को ध्यान में रखें ना कि बाकी कम्युनिटीज को वो आबादी से थोड़ी सी ज्यादा सीटें देनी है। बंगाल 250 सीटें,
टोटल होंगी जी बंगाल की असेंबली की 119, 119 मुस्लिम्स। असेंबली में मेजॉरिटी तो ज़ाहिर है फिर यही सीटें, बाकी सीटें डिवाइड होंगी ना बाकियों के लिए। अच्छा जी, बॉम्बे, बॉम्बे की हैं जी 175, 175 में से मुस्लिम्स की होंगी 30। आसाम 108, मुसलमानों की होंगी 34, 34। यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी में होंगी जनाब 228 सीटें टोटल। अच्छा, यूपी का ना बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो आगे हम अगले 35 के एक्ट में जब उसको देखेंगे। लो जी, यूपी में 228, 228 में से मुस्लिम्स की सीट्स होंगी 66, 66। यूपी में तो आप थे सारे 13-14%, लेकिन 228 का 13-14% बनाएं वो तो 50 से भी कम सीटें बनती हैं। तो आपको वेटेज मिला ना, आबादी से आबादी में कम लेकिन सीटें थोड़ी सी ज़्यादा। और इसी तरह बाकी सूबों में, लेकिन बाकी ज़्यादा माइनॉरिटी के सूबे, थोड़ी सी सीटें आपको मिली लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अब हमने ये बात तो पहले ही कर ली थी कि मुस्लिम लीग ने इसको डोल डोल नहीं बनाई, रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया, क्योंकि कई चीज़ें आपकी तो मुकम्मल की मुकम्मल तो नहीं आई ना। खैर जी, ये बात काम हो गया कम्युनल वार्ड पे। अब ब्रिटिश शेम तो उनकी अभी भी हो रही है, क्योंकि जो वो रिफॉर्म लाना चाहते थे इंडिया में, जिसके लिए वो 1927 से साइमन कमीशन को भिजवा चुके हुए थे और सारे काम हो रहे थे, कहाँ गई रिफॉर्म? जनाब रिफॉर्म लाओ। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1932 में, फ्लॉप हो गई, जिना भी नहीं गए। कांग्रेस ने भी बाइकआउट किया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लिखा जाता है फेलियर। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक सियाने आदमी ने ब्रिटिश को फिर मशवरा दिया। उन्होंने कहा यार इनसे पूछते क्यों हो, इन्होंने तो इस तरह चलाना, तुम्हें लगा दो बस, जो कुछ आया है उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करो और तुम लगा दो, ये मान लेंगे। जो है पहले कभी पूछा इनसे? ये जितना पूछते जाओगे, जितना इनको आप इंगेज करोगे, उतना ज़्यादा जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को समझो। लो जी, ब्रिटिश भी उन्होंने कहा ओके ठीक है। वाइट पेपर्स इकट्ठे हुए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी 1930 में छप चुकी थी, वो भी आ गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की भी आइडियाज़ को डिस्कस किया गया, कम्युनल अवार्ड को भी बीच में ले आए और 1934 में सारी ड्राफ्टिंग हो गई। 35 में जनाब असम्बली ने पास कर दिया और क्राउन ने ठप्पा लगा दिया, और यूं 1935 का इंडियन एक्ट ऑफ 1935 इंडिया पर अप्लाई हो गया। बड़ी हुआ हुई लेकिन अप्लाई हो गया भाई जी एक्ट, 1935 का एक्ट। अगर अब पिछले एक्ट आपने 1892, 1909, 1919, अगर ये क्लियर नहीं है तो 35 का एक्ट नहीं समझ आना। पहला लेक्चर उठा के देखिए मेरा, पहले लेक्चर में बात हुई थी कि दो चीज़ें समझ आएंगी तो इंडियन मूवमेंट समझ आएगी आपको, और उसमें एक चीज़ क्या है? डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, कौन कितने तनासुब से इंडिया में, और दूसरी हाउ ब्रिटिश यूज टू रूल इंडिया। ये तो मांगते ही यही थी ना जितनी भी इंडियन लीडरशिप थी कि भाई जो भी काउंसिल एक्ट है, जो भी एक्ट आ रहा है उसमें यार हमारे लिए क्या है, हमारी मुस्लिम्स की तो स्ट्रगल ही यही है। हम तो नहीं आज़ादी चाहते थे टिल दैट टाइम, हम तो कहते थे हमारे सियासी हकूक पूरे कर दो। लो जी, फिर अब देखते हैं 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों में से कई सोच रहे होंगे कि यार इकबाल पे तो सर ने बात ही नहीं की, इलाहाबाद एड्रेस। और ये इसी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो पाकिस्तान का नाम खालिक करने वाले, खालिक पाकिस्तान नाम का चौधरी रहमत अली, तो उन पे भी नहीं बात हुई। तो जनाब बात ये है कि इन दोनों पे बात होगी, लेकिन टू नेशन थ्योरी और आइडियोलॉजी वाले टॉपिक के साथ। और इन दोनों के आइडियाज़ जिस वक्त आ रही है ना जी, उस वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहती नहीं जनाब ये हमारा आइडिया ही नहीं है। हाँ, बाद में एक्सेप्ट किया इस आइडिया को। तो वो जब हम टॉपिक करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी, उसमें ये फिर आ जाएंगे। तो इसलिए हम अभी मुस्लिम लीग और की और जिना की जो सियासत, जब मुस्लिम लीग शुरू में मुस्लिम लीग की बात की, जब फिर जिना आ रहे हैं तो जिना की सियासत हो रही है, तो उसकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन इस कनेक्टिविटी को अभी डिस्टर्ब नहीं करना। लो जनाब, 1935 का एक्ट, 1935 के एक्ट में इंडिया फेडरेशन डिक्लेयर हो गई, वफाक।
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आप मांग रहे थे ना, लखनऊ पैक्ट से आप मांग रहे थे। 1919 में अंग्रेजों ने नहीं दी थी, क्या दिया था उसकी जगह पे? डायरकी। अब 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अनाउंस कर दी। लेकिन हैरत की बात है, ये दोनों पॉइंट्स जिन्ना के पॉइंट्स है ना, जिन्ना कहता था इंडिया में फेडरेशन हो, इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, ऐसा ही है 14 पॉइंट्स में लिखे। लेकिन हैरत की बात है कि जब ये एक्ट आया तो जिन्ना ने इस फेडरेशन के आइडिया को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या किया, मैंने ऐसी फेडरेशन नहीं मांगी थी सॉरी, मैंने ऐसी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मांगी थी। जो फेडरेशन का आइडिया 1935 के एक्ट में है, अल्हम्दुलिल्लाह 2010 तक आपके यहां ऐसे चलता रहा, 18वीं तरमीम तक। यानी कितना तगड़ा आइडिया अंग्रेजों ने दिया था। क्या तगड़ा आइडिया था? तगड़ा आइडिया क्या था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सेंटर पावर को सेंट्रलाइज करके रखे। और सेंटर में कौन बैठा हुआ था? ब्रिटिश। तो अब इन दोनों चीजों को समझने की जरूरत है कि 35 के एक्ट की फेडरेशन क्या थी और इसकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी, वरना उसके बगैर आगे नहीं चल सकते आप। फिर देखना पड़ेगा कि असेंबली में सीटें कितनी थी। लो जी, फेडरेशन एक ऐसी होगी जी इंडिया की कि जिसमें ब्रिटिश जो प्रोविंसेस हैं इंडिया के वो तो होंगे ही होंगे, और साथ 35 के एक्ट में ये आइडिया आया था जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि जो राजे महाराजों की रियासतें हैं ना, ये तकरीबन कुछ 600 के करीब रियासतें थी इंडिया में, ये राजे महाराजे की रियासतें जनाब ये इंडियन फेडरेशन में जम हो जाए। आपका जो जाहो जलाल है वो रहेगा अपनी जगह पे, आप प्रिविलेजेस एंजॉय करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सारा ब्रिटिश इंडिया का हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश इंडिया के होंगे, और आप उस फेडरेशन से फिर बाहर नहीं निकल सकेंगे। हाँ, आप अपने दरबार लगा के बैठे एंजॉय करें, तो तब ये होगी एक पूरी फेडरेशन। अब राजे महाराजे जो बड़ी रियासतें थी खास तौर पर, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं मानते। जिना भी इस पे स्केप्टिक था, उन्होंने कहा नहीं जी ये आइडिया ठीक नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अच्छा जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या होती है या नहीं होती, कैसा? कोई भी चीज या होगी या नहीं होगी। लेकिन अंग्रेजों ने पास्ट में भी उसमें से रास्ते निकाले। आपने मांगी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो या देते या ना देते, लेकिन उन्होंने क्या किया? डायरकी। अब भी आप तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांग रहे थे विद रेजिडरी पावर्स इन प्रोविंसेस, जिना का पॉइंट था स्वाबदीदी इख्तियार, तो बिल्कुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। लेकिन दी कैसे गई? जो उन 2010 तक पाकिस्तान के भी तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में रही, 56 के आइन में, 62 के आइन में, 73 के आइन में। किसी भी फेडरेशन में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब आप ग्रांट करते हैं, या स्टेट्स जो नीचे आपकी होती हैं सब्सिडरी यूनिट्स, उनको आप ऑटोनॉमी ग्रांट करते हैं, तो फिर जो सेंटर है वो अपनी एक लिस्ट बनाता है डिपार्टमेंट्स की, सब्जेक्ट्स की, कि भाई ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये लिस्ट है जो फेडरल लिस्ट है, ये डिपार्टमेंट्स वफाक चलाएगा। इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स नीचे जो भी सूबे कह लें, उसको नीचे स्टेट कह लें, रीजन कह लें, मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ नाम दिए होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में इसको स्टेट कहते हैं, हमारे यहाँ सूबा कहते हैं, ठीक है जी। कई और फेडरेशन में वहाँ रीजन कहते हैं, चाहिए। सो जनाब एक फेडरल लिस्ट होती है, उस फेडरल लिस्ट में कहीं पर 15 डिपार्टमेंट, कहीं 20 डिपार्टमेंट, कहीं 18 डिपार्टमेंट, कहीं 25 डिपार्टमेंट, थोड़े से डिपार्टमेंट, ये भी बहुत ज्यादा है, उनसे भी थोड़े से डिपार्टमेंट लो जी, बाकी सब नीचे जो भी सूबे हैं, जो भी रीजन है वो चलाएं अपना। तो 35 के एक्ट में भी ऐसा ही होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। एक फेडरल लिस्ट, उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स जो कि सेंटर जहां पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल बैठा है वो चलाएगा, ओके। फिर एक प्रोविंशियल लिस्ट, भाई इसकी क्या जरूरत है? जब ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आर ट्रांसफर टू प्रोविंसेस, तो उसकी लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? एक आइडियल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में सिर्फ एक लिस्ट होती है बस। उर्फे हम में कह देते हैं 2 लिस्ट, कि जी ये डिपार्टमेंट फेडरल लिस्ट के और बाकी प्रोविंशियल लिस्ट, लेकिन एक ही लिस्ट होती है टेक्निकली, लीगली। इनका साथ प्रोविंशियल लिस्ट, ओके जी, कुछ डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल लिस्ट में आ गए। तो चलो यहां तक भी बात मान लेते हैं कि एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट, लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई जनाब। तीसरी लिस्ट बनाई गई
जिसको नाम रखा गया कंकरेंट लिस्ट, मुश्तरका लिस्ट। ये मुश्तरका लिस्ट जिस पर डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग सेंटर भी कर सकता है, जिस पर डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग सूबा भी कर सकता है। लेकिन अगर सूबे ने उस पर लॉ मेकिंग की हुई है और उसके बाद सेंटर उस कंकरेंट लिस्ट के डिपार्टमेंट पे कोई लॉ मेकिंग कर देता है, तो फिर सूबे की लॉ मेकिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मतलब सेंटर का इन्फ्लुएंस सूबे के मामलात में उन डिपार्टमेंट्स में जो कंकरेंट लिस्ट में है वो मौजूद रहेगा। सेंटर का कितना इन्फ्लुएंस मौजूद रहता है? 2010 की कंकरेंट लिस्ट गूगल कर लें, जब 18वीं तरमीम आई थी तो जनाब उस वक्त के कंकरेंट लिस्ट सूबों की कितनी थी? हर जगह 50 से ज्यादा थी। यानी उन मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स में सेंटर सूबे के मामलात में लॉ मेकिंग करके इंटरफेयर कर सकता। और ये ब्रिटिश की देन थी, उन्होंने ज़ाहिर अपने पर्सपेक्टिव में रह के करनी थी ना बात। हमने क्या किया? हमने 2010 में वो कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश कर दी, फेडरल लिस्ट डिफाइन कर दी। लेकिन यकदम अबॉलिश करना भी सवालिया निशान ही है, आहिस्ता आहिस्ता एम्पावर करते। खैर वो एक अलग डिबेट है, हम उस पर पूरा एक जो है वो 18वीं तरमीम और कौन बाकी तरमीम और ये फिर जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर हम एक पूरा वो डोमेस्टिक इश्यूज में लेक्चर करेंगे। लो जी, ये तो हो गया अभी 2 पॉइंट। इससे डायरेक्टली कोई मुस्लिम्स को कोई नफ़ा नुकसान है? ठीक है, जहाँ जहाँ मुस्लिम्स की गवर्नमेंट बनेगी वहाँ वहाँ सेंटर पे तो गवर्नर जनरल तो ब्रिटिश ही है ना। हमारा मसला तो ये है कि सेंटर में कांग्रेस ना आ जाए, और कांग्रेस आए और ये कंकरेंट लिस्ट हो तब तो ज़्यादा खतरनाक है, तब तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। चलो हम कड़वा घूंट पी लेते हैं इन पॉइंट्स में, कोई मसला नहीं, आगे देखते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर जी इंडिया का, फेडरल असेंबली होगी, फेडरल असेंबली के होंगे 375 मेंबर, 375 में से 250 होंगे इंडियन इलेक्टेड। होए 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 250 इंडियन इलेक्टेड। 1919 में देखें, जरा लेक्चर उठा के देखें, किताब खोल के देखें, 1919 में कितने इलेक्टेड इंडियंस हैं? 103, और अब 250। 103 में से मुस्लिम कितने हैं? 30 1919 के, और अब कितने होंगे? 250 के 33%। यानी 250 इलेक्टेड इंडियंस में से 33% मुस्लिम्स होंगे। ओहो जनाब, मिठाई की दुकानें खाली कर दो, 80+ मुस्लिम्स। अच्छा 250 तो ये हो गई, तो बाकी कितनी रहेगी? 375 पूरे करने, बाकी कितनी रहेगी? 125। अब ये 125 कौन होंगे? पहले क्या था? इलेक्टेड इंडियंस के अलावा जो बाकी सीटें होती थी किसकी होती थी? ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ऐसा ही, तो ये भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे ना, ये होंगे इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। रियासतें राज्य महाराजों की फेडरेशन में ला रहे हो ना, उनको याद करो पिछला पॉइंट। तो ये उनकी तरफ से आएंगे जी नुमाइंदे, ये नुमाइंदे आएंगे। फिर इधर 250 का इलेक्शन होगा, फिर बनेगी फेडरल असेंबली, और उसमें 33% होंगे हम। जनाब फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लग रहा है कि हुआ। ये असेंबली कभी इंडिया में बनी ही नहीं। हाँ जी, द फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फेडरल लेजिस्लेचर का पार्ट है, ये इंडिया में कभी अप्लाई हुआ ही नहीं। ये असेंबली कभी नहीं बनी। 1919 वाली जो सेंटर की असेंबली है वो ही थोड़ी बहुत एक्सटेंशन और उसमें थोड़ी सी एड ऑन मिला के 1-2 मेंबर बढ़ा चढ़ा के उनको चलाया गया, ये असेंबली नहीं चली। इसी तरह सेनेट ऑफ इंडिया, बाय कैमरल था ना लेजिस्लेचर, सेनेट ऑफ इंडिया, सेनेट ऑफ इंडिया के होंगे 260 मेंबर। 260 में से 156 156 इलेक्टेड इंडियंस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज इलेक्शन होता है सेनेट का सूबाई असेंबलियों में, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। ओके वेरी गुड। तो बाकी 104 इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, और इंडियन स्टेट्स ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा भाई झरनों में जाओ, हमने इस 35 के एक्ट का इंडियन फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनना। तो ये फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल लेजिस्लेचर, ये कभी इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ। वही 1919 के एक्ट की ही चीज़ें याद करें। जब कई आपने मुताला पाकिस्तान की किताबें और बाकी हिस्ट्री की किताबों में देखा होगा कि 1945-46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग
मरकजी कानून साज असम्बली की 30 सीटें जीत गई। ये 30 सीटें कौन सी भाई? ये वही 1919 के एक्ट वाली 3 सीटें जो मुसलमानों के लिए फिक्स थी। कुछ चीजें 35 की बड़ी अच्छी भी हैं। आपका ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया में पहली दफा 35 के एक्ट में बना, ऑफिशियल हुआ, लीगलाइज हो गया। इंडिया का रिजर्व बैंक बना 35 में, गुड, वेरी गुड, अच्छी चीजें भी हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट टू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह लें आप उस वक्त की, वो भी बनी 35 के एक्ट में। पहले तो नहीं थी, पहले तो हाई कोर्ट होती थी बस सूबे की। तो चीजें बेहतर भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बेहतर, चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन हमारे किस काम का? हमारा काम तो शुरू होना है कि जब सूबों में इलेक्शन हो, हुकूमतें बने, फिर उन हुकूमतों में से जो असम्बलियाँ हैं सूबे की, उनसे सेनेट के इलेक्शन हो, इंडिया की फेडरल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स जाएं, और जो 250 इलेक्टेड सीट्स हैं फेडरल लेजिस्लेचर की, उसमें से 80+ डेफिनेटली हमें मिलेंगी, 33%। अब अंग्रेज करें तो करें क्या? इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को मनाएं, वो मान नहीं रहे। तो किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया कि यार पहले सूबों में तो इलेक्शन करा लो, सूबों में असम्बलियां बनाओ, उन असम्बलीज में के लिए इलेक्शन होंगे, हुकूमत साजी बनाओ, नीचे सारा का सारा बेस बनाओ, पार्टीज भी चीख रही है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। जब सूबों में असम्बलियां बन जाएंगी फिर उससे सेनेट का भी इलेक्शन करा लेना, और साथ अगली स्टेज में फिर फेडरल लेजिस्लेचर। टाइम मिल जाएगा ना आपको 1-1.5 साल मिल जाएगा, उसमें आप बार्गेनिंग करो, सबको मिलाओ, किसी को ज़बरदस्ती मिलाओ, किसी को प्यार से मिलाओ, एक तरीका निकल आएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इलेक्शन अनाउंस हुए, थोड़ा सा पहले डिले हो गए, 36 में होने थे, डिले हो गए, 37 में हुए इलेक्शन। 11 सूबों में इलेक्शन हो रहा है जी, इंडिया के 11 सूबे हैं जी 1937 में, कोई मसला नहीं है याद करना। 6 सूबे जहां हिंदू मेजॉरिटी, जिन पे आज इंडिया बना हुआ, थोड़ा सा पार्ट असम का भी है साथ, यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बॉम्बे, 6 सूबे, थोड़ा सा असम भी है, लेकिन ये 6 हो गए। 2 सूबे असम, बंगाल, 8 हो। 3 सूबे यहाँ के, सिंध, पंजाब, NWFP। बलोचिस्तान को उन्होंने सूबा नहीं बनाया, बलोचिस्तान तो हमने सूबा बनाया फिर बाद में 1970 में। तो 11 सूबों में इलेक्शन होंगे, इंडियन स्टेट्स में तो नहीं, वहां से तो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ना जी, वो बात की बात है। 11 सूबों में इलेक्शन होंगे, ये तो करवाओ पहले। हमारी तारीख में इसको कहा जाता है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेसी वजारतें। बड़ा जुल्म किया कांग्रेसी वजारतों ने मुसलमानों पे, हमारी मस्जिदों में गोश्त फेंक देते थे जनाब, जुल्म कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया जनाब, गांधी के स्टैच्यू को सजदा करने का कहते थे, कौमी तराना कर दिया, झंडा कर दिया, जुल्म कर दिया। अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो दौर है ना जी 37 से 40 का, इसमें अबुल कलाम आज़ाद हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। हाँ जी, और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं हल्फन लिखता हूं कि मेरे दौर में एज अ प्रेसिडेंट किसी मुसलमान के साथ इस्तेहसाल नहीं हुआ इंडिया में, कांग्रेस ने नहीं किया। इतना बड़ा लीडर अबुल कलाम आज़ाद, और वो इतनी बड़ी बात लिख जाए, और दूसरी तरफ हमें क्या पढ़ाया जाता है, जुल्म हो गए, तशद्दुद हो गए, मैं ये कर दिया, वो कर दिया। कहीं तो प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स अबुल कलाम आज़ाद की बात में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।